आई एम मोहम्मद साइद फ्राम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद। आज का हमारा जो फर्दर डिस्कशन में टॉपिक है वो वर्क के साथ कंटिन्यूशन में है। और आज हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट फोर्स जब अप्लाई हो तो तब वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जब आप वेरिएबल फोर्स अप्लाई करें तो वर्क किस तरह से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फ़र्ज़ किया अगर हम एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट कर देते हैं हमारे पास कोई फोर्स है जो कि 5 न्यूटन है, और 5 न्यूटन की वजह से आपने कॉन्टीन्यूसली ये फोर्स अप्लाई की और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे विच इज़ डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट डी का नाम दे देते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग फोर्स ले लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही हमने उसके ऊपर 5 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई की, एज्यूम करें ये मेरे पास स्केल में 2 है, यहाँ पे 4 हो, ये 6 है, ये 8 10 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल हुआ। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपने 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई की हुई है, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पहुँच जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो एक्स एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट डी है, वाई एक्सिस पे आपके पास फोर्स गिवन है जो कि इस केस में 5 न्यूटन थी। आपकी कांस्टेंट फोर्स है तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक आपके पास ये 5 न्यूटन फोर्स ही रहेगी। फ़र्ज़ किया इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे दूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये कोई पॉइंट सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ओ से ए तक ट्रैवल किया, और जो आपकी अमाउंट ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स थी वो ओ से सी तक या ए से बी तक है जो कि 5 न्यूटन है। अब हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़े तो फ़र्ज़ किया अगर मैं इस डायाग्राम को लेता हूँ तो ये डायाग्राम जो है ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल के लिए आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। इस केस में जब आप लोग लेंथ और विथ की वैल्यू लेंगे तो लेंथ आपके पास गिवन है इधर ओ ए, और जो विथ है वो आपके पास ओ सी है। तो यहाँ पे ये आपका एरिया ऑफ द ग्राफ आ जाता है जो इस केस में रेक्टेंगल था। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इधर आप देखें तो ओ ए जो है दैट इज़ डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट डी एंड फोर्स इज़ एफ। तो अरेंज करके लिखें तो आपके पास एफ डी बन जाता है। इसका मतलब है ये जो आपका एरिया ऑफ द ग्राफ है ये एफ डी के बराबर है, और एफ डी को ऑलरेडी हम लोग वर्क कह के आए थे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जब कभी भी आप लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते वक्त एरिया ऑफ द ग्राफ जो होगा दैट विल गिव यू द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये हमारा पहला पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स को देखा। अब एज्यूम करें अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनारियोज़ में ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस केस में एज्यूम कर लें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। एज्यूम करें कि अगर हम अगेन उसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लें तो एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे सॉरी डिस्टेंस एंड फोर्स ग्राफ था। तो अब यहाँ से आपका इनिशियल फोर्स थी और ये कुछ इस फॉर्म में। अब अगर आप लोग देखें तो वाई एक्सिस पे फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। चेंज इन द सेंस ऐसे कि अगर मैं इसको स्केल कर दूं तो ये आपके पास 0 हो, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 और 10 हो। तो इनिशियली जब आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की तो आप 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपने फोर्स को चेंज किया। चेंज का मतलब है ये फोर्स ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। जैसे इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो फोर्स अब 8 न्यूटन हो गई है, इधर पहुंच के हम तो 10 न्यूटन हो गई, इधर 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा।
अब जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो यहाँ से यहाँ तक किया। अब इस केस में हम लोग देखना चाहें कि हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले ज़रा इस पे फिज़िकली बात करते हैं कि कब ऐसे होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स पे वेरिएबल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो ज़मीन से जब इनको लॉन्च किया जाता है, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं वहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है। सो इसका मतलब है आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होगी। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी, सो आपका अमाउंट ऑफ फोर्स जो अप्लाइड होगी वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो इसका मतलब है उस केस में आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्टिंग है वो वेरिएबल फोर्स होती है। देन उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हिली एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं तो रास्ता जहाँ पे आलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है या कम स्लोप होता है वहाँ पे गाड़ी की कम फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और इसके मुकाबले में जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है या स्टीपर होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होती है। सो फ़र्ज़ किया अगर हम एबटाबाद से नथी गली तक जाते हैं तो अगर आप इन तमाम पैचेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे हर पॉइंट के ऊपर चेंजिंग फोर्स होती है। अब ऐसे केसेस जब आपके पास फोर्स चेंजिंग हो उस केस में आप सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ लाइक लेंथ इंटू विथ या एफ इंटू डी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लाइक डिस्टेंस को। सो जो डिस्टेंस का मेरा पहला पार्ट आ जाएगा, फ़र्ज़ किया इसे मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा D1 का। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूसरा पार्ट हो जाएगा इसको मैं डेल्टा D2 कह देता हूँ। जो तीसरा पार्ट होगा वो डेल्टा D3 होगा, अप टू सो ऑन। और जो लास्ट पार्ट आएगा वो आपके पास डेल्टा DN हो जाएगा। सो इसका मतलब है डीज़ को आपने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कितने स्मॉल पार्ट्स हो सकते हैं? यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं। अगर हम लोग समेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं ये स्मॉल पैचेस वो हैं जिनमें अगर हम एक स्मॉल पीस को कंसिडर कर लें तो वहाँ पे आपकी फोर्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाए, या यूनिफॉर्म ना भी हो तो उसका स्मॉल कंपोनेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और यह उसका जो लाइन है वो आपके पास स्ट्रेट हो जाए। और इसके अलावा अगर हम लोग इंटीग्रल टेक्निक यूज़ करना चाहें तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं, और हर पॉइंट के लिए हम डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो ले लेते होते हैं। सो सबसे पहले मैं समेशन टेक्निक लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने कहा कि ये डेल्टा D1 पहला डिस्टेंस है। सो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले जाऊँ वर्टिकल एक्सिस पे तो मेरे पास जो पहली फोर्स एक्टिंग है उसका नाम मैं रख लेता हूँ F1, और इसका जो पैरेलल एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ एंगल आएगा वो θ1 आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा D2 जो है उसके लिए आपके पास ये जो एक्टिंग फोर्स होगी ये आपके पास F2 हो जाएगी, और अगर इसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल होगा तो वो आपके पास θ2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड पार्ट पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं F3 का नाम दे देता हूँ फोर्स को, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो डेल्टा D3 हो जाएगा। इसी तरह से अप टू सो ऑन, और जो लास्ट पॉइंट आएगा उसके लिए आपके पास फोर्स जो हो जाएगी वो Fn हो जाएगी, और Fn के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डेल्टा Dn के बराबर है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करने के लिए जो हमने वेरिएबल फोर्स अप्लाई की थी, इस वेरिएबल फोर्स के हिसाब से हमें कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना चाहिए। सो जो मेरा पहला पीस था, ये जो पहला पैच है, उसके लिए जो वर्क होगा उसे मैं डेल्टा W1 का नाम दे देता हूँ। जो दूसरा ब्लॉक है इसके लिए मैं डेल्टा W2 का नाम दे देता हूँ। तीसरे ब्लॉक के लिए डेल्टा W3 अप टू सो ऑन 4, 5, 6, और लास्ट वन जो होगा वो आपके पास डेल्टा WN आ जाएगा। अब अगर आप लोग टोटल वर्क डन की बात करें तो वर्क डन टोटल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज वर्क्स। सो ऑल दीज वर्क्स में आपके पास पहला वर्क क्या है? W1 था, ये डेल्टा W1। जो दूसरा वर्क होगा वो डेल्टा W2 हो जाएगा। जो तीसरा वर्क है वो डेल्टा W3 है। फिर 4, 5, 6, 7 अप टू डेल्टा WN आ गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वर्क डन की बात करें तो ऊपर हमने कहा था जब आपकी फोर्स कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे आप F इंटू डी लिखते थे। हमने स्मॉल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया कि आपकी फ़ोर्स आलमोस्ट यूनिफॉर्म हो गई।
आल दो वो देखने में आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्मॉल पीसेस बना लें तो वहाँ पे आपको ये फोर्स यूनिफॉर्म नज़र आएगी। तो पहला वर्क डन जो होगा वो F1.D1 होता है, जिसे आपने F1D1 कॉज ऑफ थीटा कहा था। तो इधर ये आपके पास F1 जो है ये आ गया, D1 की जगह आप लोग लिखेंगे डेल्टा D1 और कॉज ऑफ थीटा 1 आ जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है, सो एफ डी कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाएं, डेल्टा W2 जो है ये बनेगा आपके पास F2 डेल्टा D2 कॉज ऑफ थीटा 2। फिर तीसरा जो होगा F3 डेल्टा D3 कॉज ऑफ थीटा 3 अप टू सो ऑन। जो लास्ट वर्क डन आएगा वो FN डेल्टा DN कॉज ऑफ थीटा n आ जाएगा। अब अगर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें तो जो मेरे पास कैलकुलेटेड वर्क डन आया, टोटल वर्क डन आपके पास इक्वल हो जाएगा W टोटल इक्वल्स टू F1 डेल्टा D1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 कॉज ऑफ थीटा 2, फिर F3 डेल्टा D3 कॉज ऑफ थीटा 3 अप टू सो ऑन, और जो लास्ट आएगा वो FN डेल्टा DN कॉज ऑफ थीटा n आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इन तमाम वर्क्स को देखें तो अगर हम लोग समेशन टेक्निक्स यूज़ करना चाहें तो जब कभी भी आपके पास कोई वैल्यू हो, लेट कर ले यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से समेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर मेरे पास एक वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन xn, तो ये समेशन टेक्निक के मुताबिक आप समेशन साइन यूज़ करते हैं, एक्स आई लिख देते हैं और आई की पहली वैल्यू यहाँ पे इधर लिख देते हैं i इक्वल्स टू 1, और जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देते हैं i इक्वल्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतनी लंबी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समेशन की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर मैं f के लिए लिखना चाहूँ तो हमारे पास टर्म्स कौन सी हैं, F1 कॉज ऑफ थीटा 1 वाले को अलहदा ले लेते हैं, लाइक F कॉस थीटास को अलहदा रखते हैं, डीज़ को अलहदा रखते हैं। तो F और डीज़ को जब हम लोग अलहदा रखेंगे तो ये बनेगा आपके पास F1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस F3 कॉज ऑफ थीटा 3 अप टू सो ऑन FN कॉज ऑफ थीटा n। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले एक f के लिए टर्म्स चेंज हो रही हैं और एक आपकी कॉज ऑफ थीटा के लिए चेंज हो रही हैं, और ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। पहली वैल्यू अगर i की मैं रखूँ 1 जा सकती है और ये मैक्सिमम अप टू n जा सकता है, और f के साथ भी i लगा दिया, कॉज ऑफ थीटा के साथ भी i लगा दिया। अब यही स्टेप आप अप्लाई करें डेल्टा डीज़ के लिए, तो डेल्टा डीज़ के लिए भी आप लिख सकते हैं डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा DN। इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल्टा DI एंड I इक्वल्स टू 1 अप टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं फर्दर इसको लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फार्मूला को। ये फार्मूला आपके पास बनेगा टोटल वर्क डन इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटास वालों को हम अलहदा ले रहे हैं, F1 कॉज ऑफ थीटा 1 इनटू डेल्टा D1, फिर दूसरा जो हो जाएगा वो आपके पास F2 कॉज ऑफ थीटा 2 इनटू डेल्टा D2, फिर थर्ड वन क्या हो जाएगा आपके पास F3 कॉज ऑफ थीटा 3 इंटू डेल्टा D3, और अप टू सो ऑन आ जाएं। लास्ट टर्म जो आएगी वो FN कॉज ऑफ थीटा n इंटू डेल्टा DN आ जाएगा। और फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास समेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। समेशन एक तो f के लिए समेशन यूज़ हो रहा है सो FI लगा दिया, एक कॉज ऑफ थीटा में थीटा के लिए समेशन यूज़ हो रहा है सो कॉज ऑफ थीटा के साथ भी I लगा दिया, और एक उसके बाद डेल्टा D के साथ I यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी हमने I लगा दिया, और I की पहली वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट ली थी 1 से, और लास्ट वैल्यू चली जाती है आपके पास n तक। तो ये आपके पास
टोटल वर्क डन आ जाता है, जो कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको वेरिएबल फोर्स गिवन हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि हमने तो स्मॉल पैचेस में या स्मॉल पीसेस में इसको डिवाइड किया था, लेकिन फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास स्मॉल पैचेस या स्मॉल पीसेस वहाँ पे भी आपकी फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। सो फ़र्ज़ किया अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें, इसमें भी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये समेशन साइन जो है वो इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी एक्स ले लें। तो ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ के लिए लिखा जा सकता है। लेकिन जब कभी आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हों लाइक स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करना पॉसिबल हो तो आप लोग समेशन टेक्निक ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जो मैथमेटिक्स और प्योर फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में भी कैलकुलेशंस करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। सो इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट विल बी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। थैंक यू वेरी मच।